नमस्कार दोस्तों। हाल ही में गुजरात हाईकोर्ट के द्वारा विवाह की एक नई परिभाषा दी गई है। हाल ही में गुजरात हाईकोर्ट ने कहा है कि सिर्फ और सिर्फ विवाहों का रजिस्ट्रेशन करवाना ही एक मान्य विवाह नहीं होता है। इसको लेकर के हाल ही में एक खबर चर्चा में है कि गुजरात हाईकोर्ट या उच्च न्यायालय के अनुसार यदि विवाह के रीति रिवाज और समारोह संपन्न नहीं किए गए हैं तो पंजीकरण कराना हिंदू विवाह को वैध मानने के लिए पर्याप्त नहीं है। यानी अगर विवाह के जो वैलिड जो रीति रिवाज होते हैं, जो समारोह होते हैं, अगर वो नहीं हुए हैं और उसके बावजूद अगर रजिस्ट्रेशन करवा लिया गया है तो वो एक मान्य विवाह नहीं होगा। ऐसा भी हाल ही में गुजरात हाईकोर्ट के द्वारा बताया गया है। चलिए इसके बारे में विस्तार से समझते हैं कि आखिरकार जो हिंदू विवाह अधिनियम है 1955 वो क्या कहता है, और हाल ही में जो गुजरात हाईकोर्ट है उसके द्वारा इसकी क्या एक नई धारणा दी गई है, उसके बारे में विस्तार से समझ लेते हैं। आप देख रहे हैं कंसिडर आईएएस, मेरा नाम है सचिन। चलिए विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले खबर के प्रमुख बिंदुओं के बारे में बात करें तो गुजरात हाईकोर्ट ने कहा है कि सिर्फ मैरिज सर्टिफिकेट होने से हिंदू विवाह वैध नहीं हो जाता है अगर जरूरी रीति रिवाज इसके लिए पूरे नहीं हुए हो तो। कोर्ट ने एक शख्स और महिला के बीच के कथित विवाह को शून्य घोषित किया है और महिला ने खुद कोर्ट में माना था कि कोई जो है हिंदू विवाह की इसमें रस्में नहीं हुई हैं और वे कभी पति पत्नी की तरह साथ नहीं रहे हैं। कोर्ट ने साफ किया कि मैरिज रजिस्ट्रेशन और हिंदू मैरिज एक्ट के तहत विवाह की अनिवार्य रस्मों की जगह नहीं ले सकता है। यह फैसला 23 जून 2026 को जस्टिस इलेश जे वोरा और इसके साथ ही जस्टिस आर.टी. वंचानी की बेंच ने दिया है। यानी इसमें महिला के द्वारा खुद ही मान लिया गया था कि इसमें कोई जो जितने भी विधि विधान होते हैं और जो रीति रिवाज होते हैं विवाह के वो इसमें नहीं हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट्रेशन हुआ है और इसी आधार पर जो मैरिज था उसे यहाँ पर कैंसिल कर दिया गया है। इसके साथ ही अभी मामले की बात करें कि आखिरकार इसमें मामला क्या था, तो यह केस एक ऐसे शख्स ने दाखिल किया था जो काम और पढ़ाई के लिए यूके चला गया था। उसके एम्प्लॉयर की बेटी ने दावा किया कि उसकी कानूनी रूप से वो उसकी एक ब्याही हुई पत्नी है और महिला अहमदाबाद में उस शख्स के घर गई, परिवार को मैरिज सर्टिफिकेट दिखाया और शादी होने का दावा किया। शख्स ने शादी होने से साफ इनकार किया। उसने कहा कि हिंदू जो रस्में हैं वो नहीं हुई हैं और वे कभी एक साथ नहीं रहे हैं। उसने शक जताया और उसके सिग्नेचर धोखे से मैरिज डॉक्यूमेंट पर लिए गए हैं जब वह महिला के पिता की कंपनी में काम कर रहा था। यानी एक महिला के द्वारा एक लड़के को जो पढ़ाई और उसके साथ ही पढ़ाई के लिए यूके में चला गया था और काम के लिए, तो उसने जब पहले काम किया था कंपनी में किसी की में, तो उसके पिता यानी जो लड़की है उसने क्या करा कि उसके एक मैरिज सर्टिफिकेट बनवाया और मैरिज सर्टिफिकेट पर उसके धोखे से सिग्नेचर ले लिए। अब यहाँ पर ऐसा डायरेक्ट उस लड़के का कहना है जब उसने उस लड़की के पिता की कंपनी में काम किया था और इसमें कोई शादी नहीं हुई है, इस प्रकार से लड़की ने क्लियर कर दिया। अब यहाँ पर फैमिली कोर्ट में क्या हुआ उसकी बात करें तो अहमदाबाद फैमिली कोर्ट में महिला ने लिखित बयान में माना कि कोई हिंदू रीति जो है रिवाज नहीं हुए हैं और इसमें कोई वैध शादी नहीं हुई है। महिला ने यह भी माना कि कभी पति पत्नी के रिश्ते में वो नहीं रहे हैं। इन स्वीकारोक्तियों के आधार पर शख्स ने डिग्री ऑन एडमिशन की मांग की और फैमिली कोर्ट ने 13 नवंबर 2025 को उसकी अर्जी को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि रजिस्टर्ड मैरिज सर्टिफिकेट होने से वैध शादी का प्रिजम्पशन यहाँ पर बनता है और इसीलिए यह पूरा ट्रायल यहाँ पर जरूरी है। यानी फैमिली कोर्ट ने कहा कि जिस प्रकार से अगर मैरिज सर्टिफिकेट है तो मैरिज सर्टिफिकेट बताता है कि दोनों की शादी हुई है और ये एक वैध शादी है और इसीलिए इसका पूरा का पूरा ट्रायल होगा। यानी फैमिली कोर्ट ने इसे ट्रायल में भेज दिया। अब यहाँ पर गुजरात हाईकोर्ट के फैसले की बात करें तो शख्स ने फैमिली कोर्ट के आदेश को गुजरात हाईकोर्ट में चुनौती दी और 23 जून 2026 को हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया और यह कहते हुए कि शख्स के पक्ष में ही फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने कहा कि धारा 8 के तहत और अगर धारा 7 वाली जो रस्में हैं वो पूरी नहीं हुई हैं तो सिर्फ रजिस्ट्रेशन से शादी वैध नहीं बनती है। अब कोर्ट के अनुसार अगर असल में शादी नहीं हुई है तो रजिस्ट्रेशन और सर्टिफिकेट का यहाँ पर कोई कानूनी असर नहीं होगा, क्योंकि महिला ने खुद माना था कि इसमें कोई रस्में नहीं हुई है और इसीलिए रजिस्ट्रेशन से बनने वाला प्रिजम्पशन पूरी तरह खत्म होता है। यानी यहाँ पर हाई कोर्ट के द्वारा गुजरात हाई कोर्ट के द्वारा फैमिली कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया और ये भी कहा कि धारा 8 के तहत जो रजिस्ट्रेशन हुआ है वो धारा 7 के तहत जो रस्में हैं जरूरी रस्में हैं अगर वो नहीं हुई है तो रजिस्ट्रेशन से कोई फायदा नहीं है और जो सर्टिफिकेट बना है उसका कोई कानूनी असर नहीं होता है।
और रजिस्ट्रेशन के आधार पर जो प्रिजम्पशन बताया जा रहा है वो प्रिजम्पशन यहाँ पर पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। इसके साथ ही धारा 7 और 8 का क्या मतलब है इसकी बात करें तो धारा 7 के मुताबिक हिंदू शादी तभी वैध मानी जाती है जब वह दोनों पक्षों की रीति रिवाज के हिसाब से संपन्न हुई हो। अगर रस्मों में सप्तपदी शामिल है तो शादी तभी पूरी जो मानी जाती है जब पवित्र अग्नि के साथ जो सातवां फेरा लिया जाता है। और कोर्ट ने कहा कि जरूरी रीति रिवाज के बिना कोई शादी को एक्ट के तहत सोलमनाइज मैरिज नहीं माना जाएगा, यानी पूरी तरीके से संपन्न हुई शादी नहीं मानी जाएगी जब तक जो रीति रिवाज हैं वो पूरे ना हुए हों। धारा 8 के तहत रजिस्ट्रेशन सिर्फ उस शादी का सबूत है जो पहले से ही वैध तरीके से पूरी हो चुकी है, और रजिस्ट्रेशन उस शादी को वैध नहीं बना सकता है जो कानूनी तौर पर अस्तित्व में आई ही नहीं है। यानी कोर्ट ने कहा कि जो शादी यहाँ पर अस्तित्व में ही नहीं आई है तो उसे कानूनी तौर पर जो है एक रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से वैध बना सकता है, ये पॉसिबल ही नहीं है। इसके साथ ही कोर्ट की वैवाहिक संस्था पर टिप्पणी की बात करें तो हाई कोर्ट ने हिंदू विवाह को एक संस्कार और भारतीय समाज में अहम स्थान रखने वाला पवित्र बंधन बताया। कोर्ट ने युवाओं से शादी में कदम रखने से पहले इसके महत्व को समझने की अपील की, और कोर्ट ने कहा कि शादी सिर्फ गाना बजाना या खाना पीना नहीं है और ना ही कोई एक व्यावसायिक लेन देन है कि आपने कुछ पैसों का लेन देन कर लिया, खाना पीना हो गया तो शादी हो गई, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोर्ट के अनुसार शादी एक गंभीर व्यवस्था है, यानी संस्था है जिससे परिवार बनता है, जो भारतीय समाज की एक बुनियादी इकाई है जिससे भारतीय समाज आज अपनी जगह पर स्टैंड करता है। अब कोर्ट ने कहा कि हिंदू परंपरा में पत्नी को अर्धांगिनी माना जाता है, साथ ही वह अपनी अलग पहचान रखने वाली उसकी बराबर की साझेदार भी होती है। यानी यहाँ पर जिस प्रकार से शादी और विवाह को व्याख्यायित किया जा रहा है ऐसा नहीं है। हिंदू धर्म के अनुसार जो शादी विवाह होते हैं वो एक गंभीर संस्था है और इसके अनुसार पत्नी है वो एक अर्धांगिनी होती है और परिवार में आने के बाद वो एक अलग पहचान रखे बराबर की साझेदार भी होती है। तो यहाँ पर जिस प्रकार से एक सर्टिफिकेट के आधार पर शादी को माना जा रहा है वो यहाँ पर पूरी तरीके से इम्पॉसिबल है, उसे रद्द किया गया है। इसके साथ ही कोर्ट के अंतिम आदेश की बात करें तो गुजरात हाईकोर्ट ने शख्स की अपील को मंजूर करते हुए फैमिली कोर्ट के आदेश का जो 13 नवंबर 2025 का आदेश था उसे रद्द कर दिया था, और कोर्ट ने कथित शादी को शुरू से अमान्य घोषित किया। कोर्ट ने कहा कि जो शादी वैध तरीके से हुई नहीं है उसे कोई अधिकार या फिर जिम्मेदारी पैदा नहीं हो सकती, और शख्स को मैरिज रजिस्ट्रेशन और सर्टिफिकेट रद्द कराने के लिए संबंधित अथॉरिटी जाने का पूरा अधिकार है। हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के रथनम्मा एंड अदर, इसके साथ ही सुजानम्मा एंड अदर ये जो केस है उसका हवाला दिया जिसमें कहा गया था कि सिर्फ रजिस्ट्रेशन से वैध हिंदू शादी साबित नहीं होती है। इस प्रकार से कोर्ट ने जो फैमिली कोर्ट का आदेश था उसे रद्द कर दिया और सबसे कहा कि आप जाकर के ये जो रजिस्ट्रेशन है उसे रद्द करवा सकते हैं, सर्टिफिकेट को रद्द करवा सकते हैं जिस भी अथॉरिटी से इसे जारी करवाया गया है। और कोर्ट ने यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का हवाला देते हुए इस आदेश को रद्द कर दिया। अब यहाँ पर हिंदू मैरिज एक्ट 1955 क्या कहता है उसे समझ लेते हैं। तो हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू मैरिज अधिनियम 1955 हिंदुओं, बौद्धों, जैनियों और सिखों पर लागू होता है। यह हिंदू विवाह को कानूनी रूप से मान्यता देता है और शर्तें और प्रक्रिया इसके लिए तय करता है। यह एक्ट विवाह की वैध शर्तों सेक्शन 5 और संपन्न करने की विधि सेक्शन 7 और रजिस्ट्रेशन सेक्शन 8 को अलग अलग परिभाषित करता है। एक्ट के तहत विवाह विच्छेद यानी तलाक और न्यायिक पृथक्करण, शून्य और शून्यकरण के जो विवाह होते हैं उनके लिए प्रावधान दिए गए हैं। यह एक्ट भारत में पर्सनल लॉ का हिस्सा है जो हिंदू धर्म के जुड़े जो व्यक्ति हैं उन पर लागू होता है, लेकिन ये मुस्लिम, ईसाई आदि पर लागू नहीं होता है। यूपीएससी और अन्य परीक्षाओं में इसे यह एक्ट है वो पर्सनल लॉ या फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड और इसके साथ ही महिला अधिकार जैसे बेसियों से जोड़ करके ये पूछा जाता है, इसलिए ये यूपीएससी, यूपीपीएससी ऐसी एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही एक्ट के दायरे की बात करें तो यह एक्ट हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख धर्म को मानने वाले किसी भी व्यक्ति पर लागू होता है। यह उन व्यक्तियों पर भी लागू होता है जो हिंदू धर्म से जो धर्म से हिंदू नहीं है लेकिन मुस्लिम, ईसाई, पारसी या फिर यहूदी भी नहीं है। यानी ये एक्ट है वो जो लोग हिंदू धर्म से नहीं है उन पर भी लागू होता है, लेकिन ये व्यक्ति मुस्लिम है, ईसाई हैं और पारसी है तो यहूदी हैं तो इन पर लागू नहीं होता है। यह एक्ट पूरे भारत में लागू होता है। जम्मू कश्मीर पर पहले प्रावधान अलग थे लेकिन अब ये वहाँ पर भी लागू है।
विदेश में रहने वाले हिंदुओं पर भी यह एक्ट कुछ शर्तों के साथ लागू हो सकता है। और इसके साथ ही यह एक्ट 1955 में हिंदू कोड बिल के तहत 4 जो प्रमुख कानून आए थे उन कानूनों में से एक है। तो इस प्रकार से ये एक्ट है वो हिंदू, बौद्ध, जैन और जो सिख धर्म के अनुयायी हैं उन सभी पर पूरी तरीके से लागू होता है। इसके साथ ही अब यहाँ पर सेक्शन 5 की बात करें तो विवाह की शर्तें इसमें क्या हो सकती हैं। तो दोनों पक्षों की पहले से कोई जीवित पति पत्नी नहीं होने चाहिए, यानी इसमें मोनोगेमी अनिवार्य है, यानी एक से अधिक पति पत्नी नहीं होनी चाहिए। दोनों पक्ष विवाह के समय अपनी स्वतंत्र सहमति में मानसिक रूप से सक्षम होने चाहिए कि वे अपनी सहमति खुद से दे सकें। इसके साथ ही लड़के की उम्र 21 साल और लड़की की उम्र 18 वर्ष शादी के लिए पूरी होनी चाहिए। दोनों पक्ष निषिद्ध संबंध यानी प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में ना हो जब तक कि प्रथा इसकी अनुमति ना दे, यानी जो प्रथा है वो इसकी अनुमति ना दे तब तक के लिए कोई निषिद्ध संबंध में भी ना हो। इसके साथ ही दोनों पक्ष में से कोई भी पक्ष संपीड़ित संबंध में भी ना हो जब तक प्रथा इसकी अनुमति ना दे। यानी हिंदू धर्म की जो प्रथा है उसके अनुसार अगर कोई संपिंड है या फिर संपिंड संबंध में है या प्रोहिबिटेड संबंध में है, जब तक प्रथा इसकी अनुमति नहीं देती है तब तक कोई भी इस प्रकार की जो है प्रथा संबंधों के साथ शादी नहीं कर सकता है। इसके साथ ही सेक्शन 7 की बात करें तो विवाह का संपन्न होना। हिंदू विवाह तभी वैध माना जाता है जब किसी पक्ष की प्रथागत रीति रिवाजों के अनुसार संपन्न हुआ हो। अगर रस्मों में सप्तपदी शामिल है तो विवाह तभी पूरा हो जाता है और जब वो पवित्र अग्नि के 7वां फेरा लेता है। यानी पूरी तरीके से सप्तपदी अगर रस्मों में शामिल है तो यह विवाह तभी पूरा हो जाता है जब दोनों पति पत्नी या लड़का लड़की अग्नि के समक्ष 7वां फेरा लेते हैं। बिना जरूरी रीति रिवाजों के हुई शादी को कानूनी तौर पर सोलमनाइज्ड मैरिज नहीं माना जा सकता है, यानी पूरी तरीके से संपन्न शादी नहीं माना जा सकता है। इसके साथ ही यह धारा गुजरात हाईकोर्ट के हालिया फैसले का आधार बनी है जिसमें रस्में ना होने के आधार पर शादी को अमान्य घोषित किया गया है। सोलमनाइज शब्द का मतलब है कि शादी उचित तरीके से या फिर जरूरी रस्मों के साथ संपन्न हुई हो तभी उसे एक संपन्न शादी माना जाता है। सेक्शन 8 की बात करें तो विवाह का रजिस्ट्रेशन किस स्थिति में हो सकता है। तो राज्य सरकार नियम बना सकती है जिसके तहत हिंदू विवाहों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया जा सकता है। रजिस्ट्रेशन सिर्फ उस शादी का सबूत होता है जो पहले से ही वैध तरीके से संपन्न हो चुकी है। रजिस्ट्रेशन विवाह की वैधता को साबित करने में मदद करता है लेकिन खुद वैधता साबित नहीं करता है। अगर असल में शादी हुई ही नहीं है तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का कोई कानूनी असर नहीं होगा और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यहाँ पर ना होने से शादी अवैध नहीं होती है, लेकिन सर्टिफिकेट शादी को वैध भी नहीं बनाता है। यानी अगर आपके पास एक मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है तो ऐसा नहीं है कि आपकी शादी वैध नहीं है, और अगर आपके पास मैरिज सर्टिफिकेट है तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपकी शादी जो है मैरिज सर्टिफिकेट के होने से पूरी तरीके से वैध हो जाती है। इसके साथ ही शून्य और शून्यकरण की बात करें कि विवाह शून्य किन किन स्थितियों में हो सकता है। तो सेक्शन 11 के तहत धारा 5 की शर्तें जैसे कि पहले से जीवित पति पत्नी होना, संपिंड या निश्चित संबंध होना, इनके आधार पर उल्लंघन शादी शुरू से जो है उल्लंघन की स्थिति में शून्य मानी जाती है। सेक्शन 12 के तहत कुछ शर्तों पर नपुंसकता, धोखे से सहमति या विवाह के समय गर्भवती होना, ऐसी स्थितियों पर शून्यकरण होती है, यानी कोर्ट में चुनौती देने पर इसे रद्द किया जा सकता है। शून्य विवाह से कानूनी रूप से कोई अधिकार या दायित्व तो पैदा नहीं होते हैं। शून्यकरण विवाह तब जो वैध होता है जब तक कोई पक्ष इसे कानूनी रूप से रद्द ना करा ले। गुजरात हाईकोर्ट के मामले में शादी को नुल एंड वॉइड अब इनिशियो घोषित किया गया है क्योंकि इसमें जरूरी रस्में थी वो इसमें पूरी नहीं हुई थी। यानी गुजरात हाईकोर्ट के द्वारा उस फैमिली कोर्ट के आदेश को इस आधार पर रद्द किया था कि उसमें जरूरी रस्में थी वो पूरी नहीं हुई थी, और इसीलिए यहाँ पर जो हिंदू विवाह अधिनियम है 1955 वो इस पर पूरी तरीके से लागू नहीं होता है, और ये विवाह है वो पूरी तरीके से अवैध है और इसी वजह से विवाह को रद्द कर दिया गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर गुजरात हाईकोर्ट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए इस विवाह को यहाँ पर पूरी तरीके से रद्द कर दिया है और विवाह की एक नई परिभाषा को यहाँ पर हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की व्याख्या करते हुए दिया गया है। तो दोस्तों ये खबर जिसको आज के इस वीडियो में हमने समझा किस प्रकार से विवाह जो है वैध होता है, किस स्थिति में वैध होता है, किस प्रकार से अवैध होता है, सब कुछ हमने इस वीडियो में समझा। ऐसे वीडियोस के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपका समर्थन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है एंड मायने रखता है। एंड यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।